तो बेटा थर्ड है आपका कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। अच्छा, इसको जरा समझते हैं कि कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड होते क्या है। नेटवर्क सॉलिड बेटा वो सॉलिड्स होते हैं जहां पर बॉन्डिंग का कभी भी एंड ना हो। जैसे आपका डायमंड का स्ट्रक्चर आपको पता है कि हर एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से लगा रहता है क्या। और फिर ये कार्बन भी कितने कार्बन से लगा हुआ बेटा, 4 से लगा होता है। इस तरीके से बॉन्डिंग कभी खत्म हो गई क्या? नो सर। तो जो लगातार बॉन्डिंग होती जाए, नेटवर्क के फॉर्म में होती जाए, इसी को बोलते हैं बेटा हम कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। इसी तरीके से आपका स्ट्रक्चर बेटा सिलिकॉन ऑक्साइड का होता है। सिलिका का ऐसा ही का देखो वो भी कैसे होता है। उसमें भी कभी भी आपकी बॉन्डिंग खत्म नहीं होती है। जैसे हम SiO2 का स्ट्रक्चर की बात करें तो होता क्या है, SiO 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 Si। सिलिकॉन की बैलेंसी कितनी होती है बेटा? 4 होती। 4 होती। तो अभी ये खत्म नहीं, अभी और आगे कंटिन्यू होगा। एक मिनट थोड़ा स्पेस दे देता। सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन ओ ओ ओ। ये कभी खत्म होगा क्या? आगे बढ़ता जाएगा क्या? फिर से इधर क्या होगा, ओ होगा, फिर सिलिकॉन होगा, फिर ओ होगा, फिर सिलिकॉन होगा। ऐसा बनाते जाओ, कभी खत्म नहीं होने वाला। तो इसी टाइप के सॉलिड्स को बोलते हैं बेटा आप नेटवर्क और कोवेलेंट सॉलिड। क्लियर क्या? यस सर। चलो ठीक। अच्छा, नेटवर्क सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड्स कंटेन करने वाले कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं क्या बेटा? जैसे आपका सिलिका का भी मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी सिलिका नहीं बेटा, SiO2 सैंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। उसी तरीके से बेटा आपका डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। उसी तरीके से आपका ग्रेफाइट का भी इसी तरीके का स्ट्रक्चर होता है क्या? नेटवर्क जो लगातार चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होता है। यस सर। तो यस सर। ये क्या है, कभी खत्म ना होने वाले प्रोसेस है जिसे बोलते हैं हम कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। तो ऐसे कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। देन इसमें बेटा हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है आपका एटम्स, और बाइंडिंग फोर्स क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। बेटा एक एटम दूसरे एटम से कैसे अटैच्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच्ड है क्या? देखो जरा, है क्या? यस सर। तो यहाँ पर बाइंडिंग फोर्स क्या आपका कोवेलेंट बॉन्ड है। इसको नोट कर लो बेटा। अच्छा, एग्जाम्पल भी लिखते थे हम आगे के, 4 कॉलम किए थे कलम ने क्या? यस सर। एक मिनट, एक मिनट। यहाँ पर बेटा लिखो आप कोवेलेंट बॉन्ड। देन एग्जाम्पल है बेटा आपके यहाँ पर डायमंड, ग्रेफाइट, SiO2। नोट कर लिया बेटा? यस सर। चलो, फोर्थ है आपका मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड आप जानते हैं, जो मेटल की सॉलिड होती है, जैसे कि आपके बेटा आयरन की सॉलिड फॉर्म, कॉपर की सॉलिड फॉर्म, गोल्ड की सॉलिड फॉर्म, सिल्वर की सॉलिड फॉर्म, ये मेटालिक सॉलिड होता है। अच्छा, मेटालिक सॉलिड में मेटालिक बॉन्ड रहता है क्या? यस। और मेटालिक बॉन्ड आप लोग जानते हैं क्या होता है? जैसे आप सपोज करो आपके पास ये सोडियम का मेटल है, सोडियम मेटल है। देन होता क्या है उसमें कि जो सोडियम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं वो Na+ में कन्वर्ट हो जाता है क्या? ऐसे डिस्कस किया हमने मेटालिक बॉन्ड, साथ क्लास 11 में आपको बताया कि मेटालिक बॉन्ड होता क्या है। चलो इसको थोड़ा सा लार्ज व्यू में देखते हैं, एक मिनट रुक जाओ बेटा। ये सपोज करो आपके पास बेटा सोडियम मेटल है, उसमें क्या होंगे, सोडियम के बहुत सारे एटम्स होंगे।
और बेटा सोडियम एटम बहुत आसानी से बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है क्या? इनफैक्ट सारे मेटल्स बहुत आसानी से बैलेंस इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकते हैं बेटा, Yes. है ना? जब ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे देन ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं तो उसी की वजह से क्या फ्लो होता है? करंट फ्लो होता है क्या बेटा मेटल्स में? आपने पढ़ा होगा ना कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो होता है, Yes, sir. है ना? अब जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है देन जो पॉजिटिव बॉडी बचता है उसे बोलते हैं हम कर्नेल। इसे कर्नेल बोलते हैं। और जो ये इलेक्ट्रॉन है इसे बोलते हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कि मूव कर सकते हैं। अब जो एक कर्नेल है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट हो सकता है क्या? Yes, sir. उसी तरीके से जो आपका एक इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे कर्नेल को अट्रैक्ट कर सकता है। तो जो इलेक्ट्रॉन और कर्नेल का अट्रैक्शन होता है इसी को बोलते हैं बेटा मेटालिक बॉन्ड। क्लियर? Yes, sir. तो अब जो आपकी बेटा मेटालिक सॉलिड होते हैं उसमें जो आपका बॉन्ड होता है बेटा, वो बॉन्ड प्रेजेंट होता है कौन सा? मेटालिक। अभी किस में प्रेजेंट हो सकता है बेटा? कर्नेल्स में एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके पार्टिकल्स के बीच जहाँ प्रेजेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी मेटल लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉपर, सोडियम, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, जो भी लिखना है, आयरन भी लिखना है आयरन लिख सकते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल है। हटा दें बेटा इसे। Yes. चलो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमें डिस्कस करना वो टॉपिक है बेटा, यहाँ से एक्चुअल में आपका सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। तो हेडिंग डाल लो बेटा क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल्स। अब देखो सारे क्रिस्टल लैटिस होते क्या हैं? लैटिस एक्चुअल में आपके होते हैं 3 डायमेंशनल, बट आपको समझने के लिए पहले ये समझा रहे हैं आपको 2 डायमेंशनल, देन आपको समझना है 3 डायमेंशनल। अब लैटिस है क्या? लैटिस किसी भी 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट का पूरा व्यू है, या पूरा का पूरा होल अरेंजमेंट क्या वो लैटिस है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक फ्लोर है और इस फ्लोर पर आपको टाइलिंग करनी है, टाइल्स लगाने हैं। तो आपने ये टाइल लगाया है, ऐसे बहुत सारे टाइल लगा दिए आपने। ठीक, तो जो ये पूरा है ये आपका पूरा क्या है? क्रिस्टल लैटिस है। आपने पूरा फ्लोर में जो टाइल्स लगा दिए वो क्या बनेगी? आपकी क्रिस्टल लैटिस बनेगी। और आपका जो एक टाइल है वो क्या? आपका यूनिट सेल है। तो यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस में डिफरेंस समझ गए क्या बेटा? जो सारा का सारा अरेंजमेंट है आपका किसी भी सॉलिड का उसको बोलते हैं हम क्रिस्टल लैटिस। और जिस अरेंजमेंट को आप बार बार रिपीट करते जाओ डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, जैसे आपने इस टाइल को क्या किया, इस डायरेक्शन में रिपीट किया, इस डायरेक्शन में रिपीट किया, देन आपका पूरा फ्लोर बन गया। देन जिसको आप रिपीट करते हो डायरेक्शंस में जिससे कि आपका यूनिट सेल बन जाता है, सॉरी जिससे से आपका क्रिस्टल लैटिस बन जाता है, उसे बोलते हैं आप यूनिट सेल। आवाज आ रही मेरी बेटा? Yes, sir. समझ गए क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल क्या है? Yes. देखो क्रिस्टल लैटिस क्या आपका पूरा अरेंजमेंट है, और यूनिट सेल क्या वो अरेंजमेंट है जिसको आप रिपीट करो जिससे कि आपकी क्रिस्टल लैटिस बन जाए। जैसे मैंने बताया आपका एग्जांपल ले लो फ्लोर वाला, तो पूरा का पूरा फ्लोर आपका क्या है? क्रिस्टल लैटिस है। और आपकी एक टाइल क्या है? यूनिट सेल है। क्लियर?
Yes, sir. ठीक है, तो पहले आपको समझना है टू डायमेंशनल, तो ये टू डायमेंशनल है। अब जरा हम थ्री डायमेंशनल सपोज करें, तो सपोज करो आपके पास एक ब्रिक है, ये आपका एक ब्रिक है। तो अब जैसे आपके एक वॉल बना रहे हैं आप, तो ब्रिक को आप बार बार रिपीट करते हैं क्या? आपको एक Yes, वॉल बना रहे हैं sir. बेटा, तो ब्रिक को आप रिपीट नहीं करते हैं क्या? बहुत सारे ब्रिक लगाते हैं। तो जो वॉल है आपकी पूरी क्या है, वो क्रिस्टल लैटिस है। किसमें बेटा? थ्री डायमेंशनल में, क्योंकि अब आपकी वॉल क्या है, थ्री डायमेंशनल है, और आपकी ब्रिक भी क्या है, थ्री डायमेंशनल है। तो जो आपकी ये ब्रिक है ये आपकी यूनिट सेल है, और जो आपकी वॉल है वो क्या है, आपकी क्रिस्टल लैटिस है या फिर स्पेस लैटिस है। क्लियर क्या? Yes, sir. तो क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल में डिफरेंस समझ गए आप लोग? Yes, sir. ठीक, तो अब आपको पहले हेडिंग डालनी बेटा इसके अंदर, टू डायमेंशनल लैटिसेस। देखो एक्चुअल में बेटा टू डायमेंशनल सॉलिड होते नहीं, बट समझाने के लिए आपको पहले बता रहे हैं टू डायमेंशनल लैटिसेस। ठीक है, तो इसमें देखो बेटा, ए टू डायमेंशनल लैटिस, ए टू डायमेंशनल लैटिस lattice is a regular arrangement of points in the plane of the paper as shown below, as shown in figure कर लो बेटा, as shown in figure। नोट कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब देखो जरा इसको थोड़ा सा मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयन के रिस्पेक्ट में समझते हैं। थोड़ी देर के लिए सपोज कर लो कि आपकी सॉलिड क्या होती है, टू डायमेंशनल होती है। ठीक है, तो आपका एक सॉलिड है। अब सॉलिड किससे मिलके बना होगा बेटा? या तो एटम से मिलके बना होगा, या तो मॉलिक्यूल से मिलके बना होगा, या तो आयन से मिलके बना होगा, है ना? जो आपकी कोई भी सॉलिड है, Yes, या तो आपकी एटम की सॉलिड होगी, या मॉलिक्यूल की सॉलिड होगी, आयन की सॉलिड होगी। तो ये मान लो उसके एटम्स हैं। जैसे मान लो एक कॉपर की सॉलिड फॉर्म है, तो ये कॉपर के एटम रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं डॉट डॉट करके। तो जो पूरा अरेंजमेंट है ये क्या है, ये है आपकी क्रिस्टल लैटिस ऑफ कॉपर। ठीक, अब अच्छा देखो, आप इसको यदि इन चार पॉइंट को आप मिला दो, देन आपका स्क्वायर बन जाएगा क्या? yes, sir. तो यही स्क्वायर तो बार बार रिपीट हो रहा है। देखो आप इन चारों को मिला दो फिर से स्क्वायर बन जाएगा क्या? इन फोर पॉइंट्स को मिला दो फिर से स्क्वायर। तो जो स्मॉलेस्ट पोर्शन आपका रिपीट हो रहा, इतना पोर्शन, ये इतना पोर्शन आपका क्या है, ये यूनिट सेल है। और ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट क्या है, आपकी क्रिस्टल लैटिस है, या फिर आप क्या है, स्पेस लैटिस है। क्लियर क्या? Yes, sir. चलो तो इसको अब बना लो जरा। जो स्मॉलेस्ट पोर्शन आप रिपीट करते हैं बार बार, उसी को बोलते हैं यूनिट सेल। और जिसको रिपीट करने से आपका पूरा अरेंजमेंट बन जाए, देन उसे बोलते हैं बेटा क्या, क्रिस्टल लैटिस।
हटा दो बेटा इसे। Yes, sir. चलो ठीक। अब नेक्स्ट डालो बेटा जरा, 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिसेस। अब 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिसेस क्या है बेटा? अब एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का या फिर आयंस का अरेंजमेंट किसमें बेटा? 3 डायमेंशनल स्पेस में है क्या? Yes, sir. ठीक है। अब इसको मैं आप बोलोगे बेटा यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं बोर्ड पर, तो पॉसिबल नहीं क्योंकि 3D है। तो इसको जरा थोड़ी देर के लिए सपोज कर लो ऐसे, जो हमने ब्रिक वाला एग्जाम्पल लिए थे बेटा। ये वो पॉइंट है जहां पर आपके एटम्स प्रेजेंट है। तो जब आपने इन एटम्स को अटैच किया, देन एक ज्योमेट्री बन गया जो कि आपको क्यूबॉइड शेप दिख रहा है क्या? Yes, sir. आप इसी को आप बार बार रिपीट करते जाओ, सॉरी, इसी को आप बार बार क्या करते जाओ बेटा? रिपीट करते जाओ, देन आपका पूरा क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा क्या? इसको थोड़ी देर के लिए जो मैंने एग्जांपल बताया था ना बेटा, वॉल वाला, वॉल और ब्रिक वाला, उस एग्जांपल से समझो कि जो वॉल है आपकी क्या है, पूरी की पूरी क्या है बेटा? क्रिस्टल लैटिस है, स्पेस लैटिस है। और जो आपकी एक ब्रेक है वो क्या है आपकी? उसकी यूनिट सेल है, क्योंकि उसी ब्रेक को जब आप रिपीट करते हैं बार बार तो आपकी पूरी वॉल बन जाती है क्या? Yes, sir. और ब्रिक का जो हर एक कॉर्नर है, वो हर एक कॉर्नर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका? एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, या तो आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है क्या? Yes, sir. छोड़ दो इसे बेटा मैं अभी। Yes, sir. तो लिखो बेटा, इसमें लिखना 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस में इट इज अ it is a regular arrangement of the constituent particles particles of a crystal in a three-dimensional space. हटाएं? Yes, sir. नेक्स्ट डालो, characteristics of a crystal lattice. Characteristics of a crystal lattice. इसमें लिखना बेटा फर्स्ट पॉइंट, each point in the crystal lattice is called
is called lattice point or lattice site. Second बेटा, each point in the crystal lattice represents a constituents particles are the points are joined by lines just to represent geometry of the lattice. लिख लिया बेटा? Yes, sir. चलो अब इसको एक्सप्लेन करते हैं हम क्या लिखा बेटा हमने। जैसे अभी मैंने आपको कॉपर की लैटिस समझाई थी 2D, ये आपकी कॉपर की लैटिस है। तो क्या था फर्स्ट पॉइंट? ईच पॉइंट इन द लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड। तो जो हर एक पॉइंट है, इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं बेटा लैटिस पॉइंट या फिर लैटिस साइड। क्लियर क्या? बेटा फर्स्ट पॉइंट में कोई डाउट है कि जो हर एक पॉइंट है वो लैटिस पॉइंट है या फिर लैटिस साइड है? दूसरा, तो जो हर एक पॉइंट है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब जो पॉइंट है या तो यहाँ पर एटम प्रेजेंट होगा या फिर आपका आयन प्रेजेंट होगा या फिर क्या प्रेजेंट होगा, मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। क्लियर? ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी ऐसे पॉइंट बना दिए। तो ये सारे पॉइंट पर क्या है, आपके एटम प्रेजेंट है, मे बी आयन प्रेजेंट हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कुछ भी हो सकता है। जैसे आप NaCl लो तो Na प्लस Cl माइनस हो सकता है, तो आयन्स हो सकते हैं। आप सपोज कर लो बेटा जैसे हीलियम ले लो, देन आपका एटम प्रेजेंट हो सकता है। और यदि आप बेटा कुछ और ले लो जैसे वाटर ले लो, देन आपका मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो सकता है। क्लियर क्या? तो Yes, जो sir. हर एक पॉइंट है आपका बेटा वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो पार्टिकल आपका कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि आप किसकी लैटिस देख रहे हैं। ठीक। थर्ड पॉइंट क्या था कि जो पॉइंट है हमने इनको आपस में ज्वाइंट किया, क्यों? जिससे कि आपको क्रिस्टल लैटिस की ज्योमेट्री के बारे में आइडिया लग जाए या यूनिट सेल की ज्योमेट्री के बारे में आइडिया लग जाए। तो अभी आपको दिख रहा है कि यूनिट सेल की ज्योमेट्री क्या स्क्वायर है, कभी कभार ऐसे भी हो सकता है कि पॉइंट्स ऐसे ना हो, थोड़े से इस टाइप से हो सकता है कि पैरेललोग्राम बन जाए, इस टाइप से पॉइंट सॉल्व कर सकते हैं। जब इनको ज्वाइंट करोगे तो पैरेललोग्राम बन जाएगा क्या? तो जो Yes, sir. आपके पॉइंट हैं उनको हम केवल इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं जिससे कि आपको रिप्रेजेंट उसकी ज्योमेट्री के बारे में आइडिया लग जाए कि ज्योमेट्री किस टाइप का है, स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, पैरेललोग्राम में कुछ भी हो सकता है, हेक्सागन, पेंटागन, कुछ भी पॉसिबल। क्लियर है क्या? हटा दो Yes, yes, हटा दो। ठीक। नेक्स्ट एंड ऑल बेटा यूनिट सेल। तो यूनिट सेल तो आप समझ गए क्या है, वो स्मॉलेस्ट पोर्शन है जिसको आप बार बार रिपीट करें जिससे कि आपकी क्रिस्टल लैटिस बन जाए। जैसे आपने फ्लोर पे टाइल लगाए तो एक टाइल आपका यूनिट सेल है और पूरा का पूरा फ्लोर क्या आपका क्रिस्टल लैटिस है या फिर स्पेस लैटिस है। या फिर आप वॉल का एग्जांपल ले लो,
तो पूरा का पूरा वॉल क्या आपका क्रिस्टल लैटिस है, स्पेस लैटिस है, और जो एक ब्रेक है वो यूनिट सेल है। तो यूनिट सेल क्या होगा, एक वो स्मॉलेस्ट पोर्शन है आपकी लैटिस का, जिसको आप बार बार रिपीट करो जिससे कि आपकी पूरी लैटिस बन जाए। क्लियर क्या? Yes, sir. ठीक, तो इसमें लोगों बेटा, द स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशनल पोर्शन portion of a complete space lattice space lattice or crystal lattice which when repeated over and again over and again in different directions produces the complete space lattice is called the unit cell। बता दो बेटा। Yes, sir. ठीक, तो यूनिट सेल क्या है बेटा, किसी स्पेस लैटिस का या फिर क्रिस्टल लैटिस का वो पार्ट है, स्मॉलेस्ट पार्ट है, जिसको आप बार बार रिपीट करें जिससे पूरी आपकी लैटिस बन जाए। जैसे मैंने वॉल और ब्रिक वाला एग्जांपल लिया, तो जब आप ब्रिक को बार बार रिपीट करेंगे तो वॉल बन जाएगा। तो ब्रिक क्या आपका यूनिट सेल है और वॉल क्या आपका क्रिस्टल लैटिस है। ठीक, नेक्स्ट डालो बेटा, पैरामीटर्स ऑफ अ यूनिट सेल। तो फर्स्ट लिखना बेटा, इसके दो पैरामीटर होते हैं। फर्स्ट है बेटा, अच्छा एक चीज समझो, जो ब्रिक है, ब्रिक के या फिर कोई भी थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट लोगे, इसमें थ्री एजेस होंगे क्या बेटा, लेंथ होगा उसका कुछ ना कुछ, विड्थ होगा कुछ ना कुछ, और उसका कुछ ना कुछ हाइट होगा क्या। Yes, sir. तो यही उसके पैरामीटर्स है। जैसे सपोज करो आपका एक कोई यूनिट सेल इस टाइप के, थोड़ी देर के लिए सपोज करो ये यूनिट सेल है आपका, इसमें आपके थ्री डायमेंशन हो गए, एक तो ये वाली डायमेंशन, एक ये वाली डायमेंशन और एक ये वाली डायमेंशन। ये तीन डायमेंशन हो गए क्या बेटा, है ना। ये वाली डायमेंशन, ये वाली डायमेंशन, ये वाली डायमेंशन, ये वाली डायमेंशन इक्वल होगी क्या। Yes, sir. तो मैंने ये तो रूम वाला एग्जांपल ले सकते हो कि आप जिस रूम में बैठे हैं तो उसमें फोर एजेस इक्वल होते हैं, और ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली इक्वल हो गई, और आपकी क्या बोलते हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला इक्वल होगा। क्लियर क्या? Yes, sir. अच्छा, यहाँ पर थ्री एंगल भी होंगे आपके क्या, देखो कौन कौन से। एक तो ये एंगल है ना, और दूसरा ये एंगल, और तीसरा ये एंगल। तीन एंगल होंगे क्या। ये एंगल समझे Yes, कहाँ sir. कहाँ लिए मैंने, क्लियर है ना क्या बोल रहा हूँ मैं। Yes, sir. तो यही इसके बेटा लेंथ और एंगल क्या होता है, पैरामीटर्स होता है। तो इसी को लिखना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट लिखना,
its dimensions along the three edges A, B, C। बेटा जो इसकी डायमेंशन है उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा, ए बी एंड सी से। एल बी एच से रिप्रेजेंट न करके ए बी सी से कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, सेकेंड बेटा एंगल बिटवीन द एजेस that is angle alpha between the edges B and C, comma angle beta between the edges A and C, and angle gamma between the edges A and क्लियर क्या? Yes, ठीक है, तो बाकी बेटा डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक।